Welcome, dear students, in the third week, and we are going to study about the next aspect of achievement test. You have already studied about how to construct the blueprint. So, students, there are two types of achievement test, and we are going to study about them. Uh, Testing in the classroom कैन बी समेटिव और फॉर्मेटिव। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्लासरूम में टेस्टिंग अप्रोच जो है वो समेटिव अप्रोच हो सकता है या फॉर्मेटिव अप्रोच हो सकता है। समेटिव अप्रोच या योगात्मक उपागम हम कहते हैं जब कोर्स के एंड में या यूनिट के एंड में हम लोग परीक्षण करते हैं। ये एक मेजर कंसर्न है टीचर के लिए, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में जब भी आप क्लास में पढ़ाते हैं तो कोर्स के अंत में आपको क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ते हैं या यूनिट के एंड में बनाने पड़ते हैं। कोर्स के एंड पे बनाना हो या यूनिट के एंड पे बनाना हो, आप दोनों प्रकार के टेस्ट बना सकते हैं। आप नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बना सकते हैं, आप क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बना सकते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मानक आधारित परीक्षण और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या निकष आधारित परीक्षण, ये दोनों के विषय में हम लोग कक्षा में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस हफ्ते जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हमारा फोकस जो है वो समेटिव अप्रोच पर है, और समेटिव अप्रोच के तहत जो परीक्षण बनाए जाते हैं उनके विषय में हम लोग जानकारी और लेंगे। तो किसी भी उपलब्धि परीक्षण को बनाने के कुछ निश्चित स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है पर्पजिंग या उद्देश्य का निर्धारण करना। So when we say that purposing means we are trying to decide whether we are going for placement assessment, or we want to do diagnostic testing, or we want to do formative assessment, or finally we are concerned with summative assessment. तो उद्देश्य निर्धारण में हम लोग निर्धारित कर लेते हैं कि हमें समेटिव असेसमेंट करना है, जो कि कोर्स के एंड में हम बनाते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि कोर्स के एंड में या यूनिट के एंड में हम एक परीक्षण बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने डिसाइड कर लिया है। इस डिसीजन को लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ब्लूप्रिंट बनाना है, और ब्लूप्रिंट बनाने के लिए आपने पिछले हफ्ते क्लास में एक्टिविटी भी हुई है, वहाँ पर आपने देखा कि ब्लूप्रिंट हम लोग कैसे बनाते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी इसको हम लोग कहते हैं। ब्लूप्रिंट एक बार तैयार हो जाता है तो थर्ड स्टेप होता है हमें आइटम राइटिंग का। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हम लोग अपने टेस्ट में रखते हैं, जैसा कि ब्लूप्रिंट में आपने निर्धारित किया हुआ है, उसी को हम लोग उन्हीं प्रश्नों को हम लोग तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट को गाइड के रूप में रखते हैं, प्लस विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लिखने के लिए जो गाइडलाइन है उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं, और प्रश्नों को लिख करके उसको असेंबल करके परीक्षण का एक प्रारूप तैयार हो जाता है। परीक्षण का प्रारूप तैयार होने के बाद उसे हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं और डेटा लेते हैं। इस डेटा के विश्लेषण के आधार पर हम बच्चों के बारे में निर्णय लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे एक स्टेप और भी हम लोग जोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अप्रेजिंग ऑफ द टेस्ट। तो अप्रेजिंग द टेस्ट का मतलब यहाँ पर हुआ कि हम परीक्षण का मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चों का मूल्यांकन नहीं, बल्कि परीक्षण का स्वयं मूल्यांकन कर रहे हैं, देखने के लिए कि परीक्षण हमारा जो टेस्ट था वो कितना कारगर था, कितना इफेक्टिव था। तो टेस्ट को अप्रेज करने का मतलब हुआ कि हम लोग बच्चों से जो डेटा मिल रहा है उसके आधार पर प्रश्न के विभिन्न पदों का विश्लेषण करते हैं, प्रश्न पत्र के अंदर विभिन्न प्रश्नों का विश्लेषण करके देखने का प्रयास करते हैं कि वो प्रश्न सही ढंग से काम कर रहे थे या नहीं। तो टेस्ट अप्रेजल के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक प्रश्न के इफेक्टिवनेस या प्रभाविकता का अध्ययन करते हैं। ये दो प्रकार से हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपने परीक्षण बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया, ब्लूप्रिंट के आधार पर आपने प्रश्न लिखे, फिर बच्चों को एडमिनिस्टर किया, और एडमिनिस्टर करने के बाद टेस्ट आपके लिए बेकार हो गया। लेकिन अगर हम टेस्ट अप्रेजल करें और उन प्रश्नों का विश्लेषण बच्चों के आंकड़ों के आधार पर करें, तो उससे पहला फायदा ये हमें मिल सकता है कि हम उस परीक्षण में से अच्छे
प्रश्नों को छांट करके अपने क्वेश्चन बैंक में रख सकते हैं जो आगे फिर काम दे सकता है। तो पूरा परीक्षण एक बार यूज करने के बाद वेस्टेज नहीं जाएगा और उसमें से अच्छे प्रश्नों को हम लोग क्वेश्चन बैंक में संभाल कर रख सकते हैं, भविष्य में प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा, आप आगे और स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट के बीच में अंतर पढ़ेंगे। तो जब हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाते हैं या मानकीकृत परीक्षण बनाते हैं, तो मानकीकृत परीक्षण में हमें यह इंश्योर करना रहता है कि प्रश्न पत्र का हर प्रश्न अपना कार्य कर रहा है। अब अगर समेटिव इवैल्यूएशन आपने लिया है या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आप कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य प्रश्न पत्र का है कि वह प्रश्न पत्र विभिन्न विद्यार्थियों के मध्य अंतर को स्पष्ट कर सके। अगर हमारी कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं, एक वेरी पुअर है, एक बिलो एवरेज है, एक एवरेज है और एक अबव एवरेज है, तो क्या हमारा परीक्षण इन चारों में अंतर स्पष्ट कर सकता है? यह हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वो चारों में अंतर स्पष्ट कर रहा है तो हम कहते हैं कि हमारे परीक्षण की प्रभाविकता है। तो पूरे परीक्षण की प्रभाविकता हम परीक्षण के प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं। तो प्रश्न पत्र का अगर हर प्रश्न इन चारों के बीच अंतर स्पष्ट कर रहा है तो वह प्रश्न प्रभावी है, और जब सारे प्रश्न प्रभावी होंगे तो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र भी प्रभावी होगा। तो आइटम एनालिसिस में आमतौर पर हम लोग एक तकनीकी विश्लेषण करते हैं परीक्षण का, उसके पदों को के विषय में जानने के लिए, उसके प्रश्नों के विषय में जानने के लिए। इसी प्रक्रिया को हम लोग पद विश्लेषण या आइटम एनालिसिस का नाम देते हैं। अब इस आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण, यहाँ पद का मतलब होता है प्रश्न, तो हर प्रश्न के विश्लेषण के माध्यम से हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रत्येक प्रश्न के दो विशेषताओं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये दो विशेषताएं कौन सी हैं? पहली विशेषता होती है डिफिकल्टी लेवल या कठिनाई स्तर। वह प्रश्न किस कठिनाई स्तर का है? यहाँ कठिनाई स्तर से तात्पर्य है कि उस प्रश्न को कुल संख्या में जो बच्चे हैं उनमें से कितने प्रतिशत बच्चों ने सही हल किया है। जितना ही अधिक बच्चे उसको सही हल करेंगे उतना ही उसका डिफिकल्टी लेवल कम होगा। जितने कम बच्चे उसको सही हल कर पाएंगे, इसका मतलब उस प्रश्न की डिफिकल्टी लेवल या कठिनाई स्तर उतना ही अधिक होगा। दूसरा एक विशेषता प्रत्येक प्रश्न का जो हम चेक करते हैं इस पद विश्लेषण के माध्यम से, आइटम एनालिसिस के माध्यम से, वह है डिस्क्रिमिनेशन पावर, विभेदक क्षमता। विभेदक क्षमता वह होता है जो दो या दो से अधिक बच्चों के बीच में विभेद कर सके। यानी क्या यह प्रश्न दो व्यक्तियों के बीच में उस विषय में जो अंतर है उसको वह दिखा सकता है? अगर वह स्पष्ट दिखाता है तो हम कहते हैं कि इसकी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर अच्छी है। अगर वह दोनों के बीच में अंतर नहीं बता पाता है प्रश्न, तो हम कहते हैं कि इसकी विभेदक क्षमता कम है, इसका डिस्क्रिमिनेशन पावर कम है, ये प्रश्न बहुत प्रभावी नहीं है, बहुत इफेक्टिव नहीं है। तो ये दो विशेषताएं अगर प्रत्येक प्रश्न की हमें जानकारी हो जाए तो हम निर्णय ले सकते हैं कि प्रश्न पत्र के कुल प्रश्नों में से कितने प्रश्न प्रभावी हैं और उन्हीं प्रश्नों को हम लोग अंतिम प्रारूप में रखेंगे। तो अंतिम प्रारूप में अच्छे कठिनाई स्तर के प्रश्न एवं अच्छे विभेदक क्षमता वाले प्रश्नों को रखने से पूरे प्रश्न पत्र की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग आइटम एनालिसिस करते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग इन्हीं दो टर्म के विषय में जानेंगे और कैसे उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उसे हम लोग निकाल सकते हैं, स्टेप वाइज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आने वाले वीडियो में एक वीडियो में इन दोनों टर्म की व्याख्या की जाएगी, दूसरे में डिफिकल्टी लेवल कैलकुलेट करने का तरीका बताया जाएगा और तीसरे में डिस्क्रिमिनेटिंग पावर को कैलकुलेट करने का तरीका बताया जाएगा। सभी वीडियो छोटे होंगे
तो आप उसमें बने रहिएगा और सभी वीडियोस को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। So we'll meet you again in the next video.